Assalamu alaikum. This lecture is a continuation part of the phase diagram. Previously we have studied the isomorphous phase diagram, in which we have studied about the solubility and solubility of two elements, here two components which are completely soluble at low temperature. But in eutectic phase diagram there is no complete solubility of two components when you are lowering the temperature. So let's see in the next slide what is all about the eutectic phase diagram. In eutectic system similarly जैसे हमने आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम में टू कंपोनेंट कंसिडर किया था, यहाँ पर भी यूटेक्टिक फेज डायग्राम में भी हम टू कंपोनेंट्स जो हैं वो कंसिडर कर रहे हैं. बट द डिफरेंस इज़ दैट कि वो लो टेम्परेचर पर जाके जो है वो आपके टू सॉलिड फेजेस क्लियरली विजिबल होंगे, जबकि आपका आइसोमॉर्फस में क्या था कि सिर्फ एक ही फेज सॉलिड फेज में तो आ रहा था, लेकिन वो कंप्लीट एक ही फेज रिप्रेजेंट कर रहा था. जैसे कि उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके जो हैं वो आपके दूसरे फेज के प्रेजेंट हो सकते हैं, but that is not clearly visible in any microstructure. But in eutectic system दोनों लो टेम्परेचर पर आपके दोनों फेजेस विजिबल होंगे, तो वो आपका यूटेक्टिक सिस्टम कहलाता है. अब ये डिपेंडिंग अपॉन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स या फिर उनकी जो लेटेस्ट पैरामीटर्स हैं वो आपके वेरी कर सकते हैं. ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स वही BCC, FCC या जो आपका HCP आ गया, ठीक. अच्छा, अब यहाँ और जो है उनकी जो लेटेस्ट पैरामीटर्स है, अब वो आपका टेट्रागोनल है या आपका हेक्सागोनल आपका चला गया, या उसकी जो लेंथ या साइड लेंथ हो गई, उसमें जो चेंजेस होंगे वो आपके डिपेंड कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल और उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी. अच्छा, इस म्यूटेक्टिक सिस्टम में मोस्टली जो आपके एलॉयज़ यूज़ हो रहे होते हैं वो आपके लो टेम्परेचर एलॉयज़ यूज़ हो रहे हैं, या फिर मतलब उनका टेम्परेचर ऐसा है कि वो एक डेफिनेट पॉइंट पे जाके, जिसे हम यूनिक पॉइंट कह रहे हैं, या नेक्स्ट उसकी जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो इनवेरिएंट पॉइंट है. इनवेरिएंट पॉइंट वो पॉइंट कहलाता है जहाँ से आपका लिक्विड फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है सडनली सॉलिड फेजेस में. और यूटेक्टिक सिस्टम में वो सॉलिड फेज आपके दो सॉलिड्स रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि एग्जांपल ले लें लेड और टिन हो गया, या फिर आयरन, या फिर आपका जो है ग्रेफाइट हो गया. लेकिन ये अब आपका आयरन भी आपका BCC है और कार्बन जो है वो आपका ग्रेफाइट की फॉर्म में. अगर आयरन FCC होता है तो फिर आपका वो यूटेक्टिक सिस्टम नहीं कहलाता, वो आपका जो है आयरन कार्बाइड डायग्राम में चला जाता है, जहाँ पे FCC ऑस्टेनाइट फेज़ में आप आयरन जो है वो चला जाता है. तो ये यहाँ पर हम सिर्फ यूटेक्टिक सिस्टम्स की बात कर रहे हैं. तो लो जो टेम्परेचर एलॉयज़ हैं, जैसे कि आपका सोल्डरिंग के वक्त जो आपके एलॉयज़ यूज़ किए जाते हैं, या आपके जो है डेफिनेट जैसे कि वेल्डिंग वगैरह में भी जो है जो सोल्डरिंग का जो फिलर मेटल होता है, वो जो आपका मटेरियल है वो आपका जैसे ही आप उसको सोल्डरिंग करवाते हैं तो आपको एक डेफिनेट पॉइंट पे जैसे ही आप उसको जो है यूज़ कर रहे होते हैं, फ़ौरन वो सॉलिडिफाइड लिक्विड मोल्टन मेटल होता है वो फ़ौरन ट्रांसफॉर्म हो जाता है सॉलिड फेज़ में डेफिनेट टेम्परेचर में. तो ये आपका यूटेक्टिक सिस्टम जो है उस उन एलॉयज़ को रिप्रेजेंट करता है जो कि लो टेम्परेचर पे जो है ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं टू फेजेस में, बट दे आर नॉट कम्प्लीटली सॉल्युबल इनटू ईच अदर. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ यूटेक्टिक सिस्टम, एंड बिकॉज दे आर बिहेविंग लाइक द टू फेजेस इन द फेज डायग्राम. तो अच्छा, इसकी एग्जांपल आप देख लें कि लेड और टिन हो गया, या कॉपर या सिल्वर हो गया, जिसमें कॉपर और सिल्वर कभी भी आपस में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है. या लेड या टिन हो गया तो वो भी आपके सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि आपका जो फिलर मेटल है वो सोल्डरिंग कराते वक्त जो आप फिलर मेटल यूज़ करेंगे वो लेड और टिन का एलॉय यूज़ करते हैं. अच्छा, इन नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू सी what are the reaction of the eutectic system. तो इसमें आप देख लें कि आपने एग्जाम्पल मैंने आई हैव एज्यूम द एग्जाम्पल ऑफ कॉपर एंड सिल्क, जिसका सिल्वर जो है जिसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो FCC है, और उनके जो लेटेस्ट पैरामीटर्स हैं और एटॉमिक रेडिया वो दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है. और इनकी जो यूटेक्टिक सिस्टम कह रहे हैं तो इनकी कंप्लीट सॉल्युबिलिटी नहीं है सॉलिड फेज़ में, तो यही दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट यूटेक्टिक सिस्टम. अच्छा, अब जैसे ही ये हाई टेम्परेचर यानी कि लिक्विड जब वो फेज़ स्टेबल फेज़ में था यानी कि लिक्विड फेज़ में, जैसे ही हमने उनका टेम्परेचर लो किया तो वो आपका कूलिंग करने की वजह से ट्रांसफॉर्म हो गया टू फेजेस में, दैट इज़ अल्फ़ा एंड द बीटा फेज़, सॉलिड फेज़. और ये सॉलिड फेज़ है दोनों अल्फ़ा और बीटा, और ये फेजेस जो आ रहे हैं आपके, एक जो है वो आपका लेड रिच जो है वो आपका मटेरियल होगा, और दूसरा जो बीटा फेज़ है वो आपका टिन रिच जो है वो है आपका.
ठीक है। अच्छा, इसी ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर आप हीट करवाएंगे तो यही दोनों फेजेस ट्रांसफॉर्म होंगे इनटू द लिक्विड फेज। अच्छा, अब ये जो इनका टेम्परेचर है वो एक डेफिनेट टेम्परेचर है जिस पर जो है वो लिक्विड ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू द टू फेजेस। ये एक डायग्राम है कॉपर और सिल्वर की। एक्स एक्सिस पे हमारा जो है वो कॉम्पोजिशन है और वाई एक्सिस पे हमने टेम्परेचर ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम इस डायग्राम को यूटेक्टिक डायग्राम को रीड कैसे करेंगे। यहाँ ये बिल्कुल सिमिलर है डायग्राम, बिल्कुल आइसोमॉर्फस फेस डायग्राम के, बट देयर आर टू to 3 extra lines are involved in this phase diagram, that is कि आपकी एक लिक्विड फेज़ है, ये पूरा आपको पहले ही पता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको सॉलिडस भी पता था कि आपका अल्फ़ा जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है बिल्कुल कंप्लीट लिक्विड में, या लिक्विड जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है सॉलिड फेज़ में, तो वो लाइन जो सेपरेट आउट करती है उस रीजन को वो सॉलिडस लाइन होती है। इसी तरीके से आपकी जो है वो लिक्विडस लाइन भी कहलाती है, आपकी लिक्विडस लाइन कहलाती है, ये भी आपकी लिक्विडस लाइन है यहाँ पे। अच्छा, अब जो यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन है वो एक आपकी ये वाली लाइन आ गई, एक आपकी ये लाइन आ गई, ठीक है, और एक आपकी ये लाइन आ गई, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन है वो आपकी जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये सॉल्वस लाइन है। अच्छा, सॉल्वस लाइन आपके ये दोनों लाइंस आपकी सेपरेट आउट कर रही हैं रीजन्स को, अल्फ़ा रिच जो आपका अल्फ़ा फेज़ है और ये आपका बीटा फेज़ है। अब ये इन दोनों जो सॉलिड फेज़ है इन दोनों फेजेस को जो सेपरेट कर रही हैं इनटू द टू फेज़ रीजन, जो कि आपका कंप्लीट टू फेज़ आ रहा है जिसमें आपका अल्फ़ा फेज़ भी और बीटा फेज़ भी। इट मीन्स के अल्फ़ा फेज़ रिच इन आपका कहेंगे कॉपर, और जो बीटा फेज़ है रिच इन जो है वो सिल्वर फेज़ है, ठीक है। तो यहाँ इन बिटवीन द टू फेजेस जो कि आपका अल्फ़ा और बीटा फेज़ है, आपके दोनों फेज़ एलॉय मिलेंगे आपको, जिसमें आपका अल्फ़ा भी होगा और बीटा फेज़ भी प्रेजेंट है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपकी ये वाली लाइन है ये आपकी आइसोथर्म लाइन जिसे कहेंगे हम, और इसे हम जो है वो यूटेक्टिक लाइन अगर आप कहें इसे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि यानी ये वो लाइन है जहाँ से आपका कंप्लीट जैसे ही इस लाइन पर आप रीच करेंगे, यानी टेम्परेचर लो करेंगे, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर आएंगे, तो इस लाइन के नीचे आप जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपका जो फेज़ है इनटू द टू फेज़ रीजन, दैट इज़ अल्फ़ा एंड द बीटा फेज़। जैसे कि यहाँ पर ये देख लें। अच्छा, ये अब आपका कंप्लीट वही डायग्राम है। अच्छा, उसमें जो है थोड़ी सी लेबलिंग और कर दी है कि ये आपका कंप्लीट सॉलिड लिक्विडस फेज़ है, क्योंकि आपका कंप्लीट इस टेम्परेचर के ऊपर आपका लिक्विड फेज़ इन्वॉल्व है। जैसे जैसे हम नीचे आए तो आपका ये आपका टू फेज़ रीजन आपका आ रहा है जहाँ पे अल्फ़ा भी है और लिक्विड भी, क्योंकि लिक्विड आपका ट्रांसफॉर्म हुआ इनटू द सॉलिड फेज़ में, तो यहाँ पे आपका अल्फ़ा का रीजन भी प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपका सिंगल फेज़ रीजन है जिसे हम सिर्फ अल्फ़ा कह रहे हैं, और यहाँ पर आपका ये बीटा फेज़ है जिसे हम सिर्फ सिंगल फेज़ है, ये सॉलिड फेज़ बीटा, यानी कि इसमें आपका सिल्वर जो है रिच फेज़ है आपका, जिसमें आपके थोड़े थोड़े जो है पार्टिकल्स अगर होंगे जो होंगे वो आपके मैक्सिमम जो आपका कॉपर का फेज़ प्रेजेंट होगा वो आप अगर कर देंगे यहाँ पे तो 91 - 2 करेंगे तो आपका 8.8% जो है वो कॉपर इसके अंदर प्रेजेंट होगा, जो कि आपका नजर आएगा। जबकि इसी तरीके से आपकी ये वाला जो है वो अल्फ़ा फेज़ है, जो आपका कॉपर रिच फेज़ है, जिसमें आपका कॉपर जो है वो प्रेजेंट होगा, आपकी कितने परसेंट होगा, अगर हम कर लें 92% जो है वो कॉपर है, और रेस्ट जो है वो आपका जो है वो सिल्वर की परसेंटेज इसमें प्रेजेंट होगी। तो ये जो है हम जब आपकी एक वो लाइन आप ड्रॉ करेंगे यहाँ से कॉम्पोजिशन लाइन की, तो आपको यहाँ से इसकी कॉम्पोजिशन भी फाइंड आउट हो जाएगी जिस तरीके से यहाँ पर दी हुई है। अच्छा, इन बिटवीन ये जो आपकी लाइन है वो आपकी कहलाएगी आइसोथर्म यूटेक्टिक आइसोथर्म लाइन, जिसकी मीन्स है कि जैसे ही हम 779 से नीचे गए तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, जहाँ पे आपकी अल्फ़ा और लिक्विड फेज़ प्रेजेंट था वो ट्रांसफॉर्म हो गया अल्फ़ा इनटू बीटा फेज़। या अगर हम यहाँ पर पॉइंट हमारा है तो बीटा अल्फ़ा फेज़ बीटा एंड लिक्विड फेज़ इन्वॉल्व है, तो जैसे इस टेम्परेचर के नीचे आए तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू अल्फ़ा एंड बीटा फेज़। लेकिन आपका अगर ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पॉइंट है, तो यहाँ पे जो मेरा फेज़ रीजन है कंप्लीट मेरा लिक्विड फेज़ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इस पॉइंट के नीचे मैं आऊँगी तो डायरेक्ट वो ट्रांसफॉर्म होगा इनटू द अल्फ़ा एंड बीटा फेज़, एंड दैट इज़ द आपका जो है वो यूटेक्टिक पॉइंट कहलाएगा, या इनवेरिएंट पॉइंट है जिसे हम यूनिक पॉइंट कहते हैं, जिसमें सिंगल फेज़ यानी कि लिक्विड फेज़ ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू द टू फेजेस, दैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा, दैट इज़ व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ यूटेक्टिक पॉइंट, एंड द यूटेक्टिक पॉइंट रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर यूटेक्टिक रिएक्शन, जिसकी हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो हम वैल्यूज़ इंसर्ट कर देंगे। यही यूटेक्टिक रिएक्शन लिक्विड ट्रांसफॉर्म हुआ इनटू अल्फ़ा एंड बीटा फेज़ में। अच्छा, अल्फ़ा
फेज मीन्स के कॉम्पोजिशन एट अल्फा और बीटा फेज मीन्स कॉम्पोजिशन एट बीटा, जिसको हम आइसोथर्म लाइन जो टाई लाइन ड्रॉ करके जो है हम उसकी कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करते हैं। ये यहाँ पे जैसे देखें कि अब लिक्विड की जो हमने कॉम्पोजिशन भी यहाँ पे लिख दी अल्फा और बीटा फेजेस की भी। जहाँ पर देखें कि आपने ये पॉइंट था आपका यूनिक पॉइंट, आपने इसकी लाइन ये आइसोथर्म लाइन है जिसमें हमने जो है 8, अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो आपका 8.0 कॉपर की परसेंटेज आ गया जो कि अल्फा फेज़ है। और जो आपने यहाँ बी पॉइंट जो आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है बीटा फेज़ को, तो यहाँ से आपने एक कॉम्पोजिशन लाइन की वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी तो आपका 91.2 आ गया। तो ये आपका बीटा फेज़ प्रेजेंट है। तो ये आपका 8.08% सिल्वर एंड 91.28% जो है वो आपका बीटा फेज सिल्वर प्रेजेंट है, रिच इन सिल्वर। अच्छा, 8.08% सिल्वर मींस के रिच इन कॉपर फेज है अल्फ़ा, और 91.28% सिल्वर मींस के ये रिच इन सिल्वर है, जिसमें रेस्ट जो है वो 100 - 91.2 करेंगे तो आपका कॉपर फेज इसी में प्रेजेंट होगा। मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी जो कॉपर की होगी वो इतनी होगी। ठीक सिमिलरली यूटेक्टिव और इन्वेरिएंट पॉइंट वही है कि जैसे ही आप उस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो लिक्विड फेज ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू द 2 फेजेस, दैट इज़ आपका जो है अल्फ़ा एंड द बीटा फेजेस, एंड दैट एट पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन जो है वो कहलाती है आपकी यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन, जो कि आपकी कॉम्पोजिशन वो ये है कि लिक्विड 79.98% सिल्वर है जो लिक्विड ट्रांसफॉर्म हुआ है 2 फेजेस में, दैट इज़ अल्फ़ा एंड द बीटा फेज। अच्छा, ये यूटेक्टिक रिएक्शन वही इसको थोड़ा सा और जो है रिप्रेजेंट फेजेस के रिप्रेजेंट करके दिखा दिया कि ये आपका कंप्लीट लिक्विड फेज प्रेजेंट है। ठीक, ये आपका अल्फ़ा फेज़ है जो कि रिच इन कॉपर है, यानी कि 8.08% सिल्वर इसमें प्रेजेंट है, और ये बीटा फेज़ प्रेजेंट है जिसमें 91.2 ऑलमोस्ट शायद था वो, तो वो आपका सिल्वर फेस प्रेजेंट है जिसमें आपके कॉपर के भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो प्रेजेंट है। और इन बिटवीन द रेंज आपकी ये जो 2 एरियाज़ आ रहे हैं यहाँ पे 2 फेज़ रीजन इन्वॉल्व है जिसमें अल्फ़ा फेज़ और लिक्विड फेज़ है, क्योंकि लिक्विड आपका स्लोली आप इस पॉइंट पे अगर मेरा एक पॉइंट है, मैंने जैसे जैसे टेम्परेचर लो किया तो लिक्विड मेरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू द अल्फ़ा फेज़, लेकिन कंप्लीट आपका लिक्विड जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं अभी रहते हैं, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन आपकी कंटिन्यूसली हो रही है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर जो है वो लो करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन मींस कि आपकी डिफ्यूजन हो रही है, डिफ्यूजन के आपके जो लिक्विड में जो है वो डिफ्यूजन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड फेस। तो आपके जो जैसे ही टेम्परेचर लो करेंगे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फेजेस होंगी या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व है, जिसमें लिक्विड फेस ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू द अल्फा फेजेस, लेकिन कंप्लीट अभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है, अब इसमें लिक्विड फेस भी आपका प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ वाले पॉइंट पे आएँ तो यहाँ पे बीटा फेज लिक्विड फेज ट्रांसफॉर्म हुआ बीटा फेज में, लेकिन बीटा फेज में भी आपके कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स भी इन्वॉल्व हैं, तो ये आपके 2 फेज रीजन जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये वही बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम यानी 2 कंपोनेंट सिस्टम है आपका बाइनरी, जिसमें आपने एग्जांपल कॉपर और सिल्वर की ले ली। अच्छा, अब इसमें आपका यूटेक्टिक रिएक्शन कहलाएगा क्योंकि आपका एक पॉइंट है 779 वो टेम्परेचर है, जैसे कि हम जैसे ही हाई टेम्परेचर से 779 के टेम्परेचर पर आएंगे तो आपके जो है लिक्विड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू द 2 फेजेस, दैट इज़ अल्फा एंड द बीटा फेज, depending upon the composition of the weight percent silver present in the phases। अच्छा, इस वो और जो आपका यूटेक्टिक आप ये 71.9 weight% आपका लिक्विड है जो कि ट्रांसफॉर्म हुआ इनटू द 2 फेज, अल्फा फेज 8.0 एंड बीटा फेज 91.2 weight%, and that composition is called eutectic composition, and that temperature is called the eutectic temperature। अब हम जो है हमने यूटेक्टिक रिएक्शन भी देख लिया हमने, वी हैव सीन द यूटेक्टिक टेम्परेचर एंड द यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन। नाउ वी आर looking into the microstructural changes involved during the cooling, या फिर जो आप सॉलिडिफिकेशन करवा रहे हैं। लेट्स सपोज हमने जो है डायग्राम ले ली है टिन और लेड की, जो कि सोल्डरिंग करते वक्त जो हम वो एलॉय यूज़ करते हैं तो वो आपका लेड और टिन का होता है, या फिलर मेटल जो अक्सर यूज़ करते हैं हम उसे
सिल्वर और लेड का है। तो वो अब हम उसके माइक्रो स्ट्रक्चर चेंजेस दे रहे हैं कि लेट्स सपोज मैंने एक पॉइंट आपका ले लिया, ये हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर जो यूटेक्टिक एलॉय है वो 1 है, यानी अच्छा यूटेक्टिक एलॉय हम फर्दर जो स्लाइड्स में हम 2 और 3 फेज रीजन 2 एलॉय यानी कि एलॉयज़ में कॉम्पोजिशन में वेरिएशन है। यहाँ पे ये एक सिंपल हम ये वाले उस एलॉय की बात कर रहे हैं जिसका जो है अपने पॉइंट यहाँ था, और आपका यानी कि यूटेक्टिक पॉइंट से पहले वाला जो फेज रीजन है, जैसे कि अगर मैं पीछे वाली साइड पे बात करूँ कि मैंने यहाँ पे यूटेक्टिक एलॉय है जो कि आपका 10 वेट% जो है सिल्वर जिसमें प्रेजेंट है और बाकी जो है उसमें कॉपर प्रेजेंट है उसकी परसेंटेज। तो उसकी जो है वो माइक्रो स्ट्रक्चर चेंजेस क्या है कि कंप्लीट आपका जो है अच्छा इसमें जो है आपका वो टेम्परेचर यानी कि 339 जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पे 339 से अबव, यानी कि ऑलमोस्ट आपका कह लें 339 पे अगर हम यहाँ पे बात 350 पे बात कर लें, 340 पे बात कर लें, 380 पे बात करें तो कंप्लीट लिक्विड फेस प्रेजेंट है टिन में, ठीक है। लेकिन जैसे टिन कंप्लीट लिक्विड फेज में, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर लो कर रहे हैं, ठीक, ये आपका जो रीजन है वो अल्फ़ा प्लस लिक्विड है, इसे याद रखिएगा। जो हमने पीछे वाला फेज रीजन पढ़ा था लिक्विड प्लस अल्फ़ा है, तो इसी तरीके से ये वही डायग्राम है जिसका हम सिर्फ इतना पोर्शन जो है हमने लिया है आगे। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि लिक्विड जैसे जैसे हम टेम्परेचर लो कर रहे हैं तो लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू द 2 फेज रीजन दैट इज़ अल्फ़ा एंड द लिक्विड फेज, जिसमें आपका अल्फ़ा जो है ये आपके पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं और जो बैकग्राउंड में जो है वो आपका लिक्विड फेज़ है। अब जैसे जैसे हमने इस फेज़ को क्रॉस कर लिया, टेम्परेचर आ गए हम बिलो 339 से, तो अब आपका जो है कंप्लीट लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन हो गई इनटू द सिंगल फेज़ दैट इज़ आपका जो सॉलिड फेज़ आ रहा है, उसमें जो आपकी अल्फ़ा फेज़ रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड फेज़ को, जो कि आपका 10 है। अच्छा, इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो बिलो हमने जो है वो 10 लिए, यानी कि ऑलमोस्ट जो 2 वेट% जो है वो 10 है आपका। यहाँ पे जो लेड रिच एलॉय है जिसमें आपका लेड की वेट% ज़्यादा है और टिन की जो है कम वेट% है, तो जिसमें आपका सॉलिडिफिकेशन जैसे जैसे टाइम आपका हुआ तो आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई लिक्विड से इनटू द सिंगल फेज रीजन दैट इज़ अल्फ़ा फेज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा एलॉय है वो हमारा उसकी जो परसेंटेज है वो हमारी 10 वेट% जो टिन है उससे ज़्यादा है। जैसे कि हम सपोज कर लें कि 15 वेट% हमारा एलॉय है टिन, ठीक। अब 15 वेट% जो है वो आपका टिन है, जिसमें यानी कि रेस्ट आपका जो है वो अगर कहें 85 वेट% लेड है उसमें और 15 वेट% आपका टिन है। तो जैसे जैसे मैं ट्रांसफॉर्मेशन करवा रही हूँ लिक्विड लो टेम्परेचर पर आ रही हूँ, यानी लिक्विड से मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इनटू द 2 फेज रीजन दैट इज़ अल्फ़ा प्लस लिक्विड फेज, ठीक है। डी से ई पॉइंट पर आई तो मेरे पास 2 वेट फेजेस आ गए, जिसमें आपका यहाँ पर देखें कि लिक्विड जो है वो जिसमें आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है लिक्विड हो रही है, डिफ्यूजन हो रही है, डिफ्यूजन की वजह से आपकी न्यूक्लिएशन साइट्स बिगिन हुई और आपका अल्फ़ा पार्टिकल्स यानी कि अल्फ़ा फेजेस इसमें क्लियरली माइक्रो स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट है। ये उसकी इक्वेशन है, लिक्विड ट्रांसफॉर्म हुआ इनटू द 2 फेज रीजन दैट इज़ अल्फ़ा एंड द लिक्विड फेज। और सिमिलरली जैसे ही हम पॉइंट ई से एफ में आए तो कंप्लीट आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, जो लिक्विड रिमेनिंग लिक्विड था वो ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू द सिंगल फेज दैट इज़ अल्फ़ा फेज, जो कि आपका 10 जो है वेट% लेड रिच है ये, तो लेड की वेट% ज़्यादा है और 10 के इसमें पार्टिकल्स थोड़े से कम हैं। तो जैसे जैसे अब हम F से G में गए तो अब G जैसे कि हम सिंगल फेज रीजन से हम डायरेक्ट 2 फेज रीजन में आ गए, क्योंकि आपका अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें इसमें तो इस अल्फ़ा प्लस लिक्विड से नीचे ट्रांसफॉर्म होंगे तो 2 फेज रीजन है दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो अब उसमें आपके बीटा फेज के पार्टिकल्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि रेड से आपके नज़र आ रहे हैं। न्यूक्लिएशन साइट्स हुई जिसमें आपकी जो है सॉल्वस लाइन से हम नीचे चले गए हैं, जहाँ पे आपका सॉल्वस लाइन आपका क्या था कि आपके टू फेज रीजन को सेपरेट आउट कर रहा था, यानी कि ये सिंगल अल्फ़ा फेज था और अगर हम उधर देख रहे थे तो बीटा फेज है। इन बिटवीन द फेजेज जो आपका प्रेजेंट है वो अल्फ़ा प्लस बीटा फेज है, जहाँ पे रेड पार्टिकल्स जो आपके नज़र आ रहे हैं वो बीटा फेज के हैं, द रेस्ट इज़ द अल्फ़ा फेज जिसमें आपका प्रेजेंट है। थर्ड जो एलॉय है हमारा वो आप जो है ये हमारा यूटेक्टिक रिएक्शन जहाँ पे इन्वॉल्व है, ये यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन है। यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन मीन्स आपने अच्छा यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन ये 188 टेम्परेचर है वो सोल्डरिंग कराते हुए, कि जैसे ही हम उस 188 टेम्परेचर या 183 है या 188 था, तो उस टेम्परेचर पे जैसे ही हम आते हैं यानी उससे ऊपर 188 से टेम्परेचर से ऊपर अगर हम बात करें तो लिक्विड फेज है। यूटेक्टिक पॉइंट या यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन की बात कर रही हूँ, जिसमें एक
एक पर्टिकुलर पॉइंट है इन्वेरिएंट पॉइंट, जिसमें हम जैसे उससे ऊपर अगर हीट करेंगे तो आपका लिक्विड फेज में ट्रांसफॉर्म होगा, लेकिन उससे बिलो हम आएंगे तो लिक्विड ट्रांसफॉर्म होगा इनटू द टू फेज रीजन, दैट इज आपका अल्फा एंड द बीटा फेज। ठीक है, जो आपका अब यूटेक्टिक आपकी जो रिएक्शन है जिसमें लिक्विड 61.98% आपका लिक्विड है, और जैसे ही हम यूटेक्टिक रिएक्शन पर आए तो वो अब हमने आइसोथर्म लाइन हमारी यहाँ पर है जिसे हम टाई लाइन कहते हैं, तो हमने यहाँ से अल्फा और बीटा फेज की जो कॉम्पोजिशन है वो फाइंड आउट कर ली, यानी कि यहाँ से हमने अल्फा गिराया तो 18.3 आ गया, यहाँ से हमने बीटा का फेज की लाइन एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो 97.8 वेट% 10 आ गया। अब इसमें आपकी एच से जैसे ही हम ट्रांसफॉर्म हुए आई पे आए, यानी कि टेम्परेचर बिलो यूटेक्टिक टेम्परेचर पर जब आए तो हमारे टू फेज रीजन इन्वॉल्व है जिसमें अल्फा और बीटा फेजेस है। अब आपको माइक्रोस्ट्रक्चर में क्लियरली विजिबल है कि जिसमें जो आपके पर्पल एरिया है वो आपका अल्फा फेज है जिसमें 18.3 वेट% 10 इन्वॉल्व है और द रेस्ट इज द लेड, और जो बीटा फेज है जो कि पिंक कलर से शो है जो कि 97.8 वेट% 10 है उसमें, और द रेस्ट इज जिसमें आपका ऑलमोस्ट 2.2 होगा वेट%, 2.2 वेट% आपका उसमें लेड इन्वॉल्व है इसमें। ये इसकी ये वही डायग्राम है, बट इसका माइक्रोस्ट्रक्चर जो आपका इस तरीके से माइक्रोग्राफ है इसका आपका यूटेक्टिक माइक्रोस्ट्रक्चर, जिसमें आपका लाइट एरियाज और डार्क एरियाज रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इसमें आपका एक जो एरिया है वो लेड रिच है, दूसरा एरिया जो है वो टिन रिच है। अच्छा, यहाँ पर पूरी मैंने जो है इसकी जो है एड नोट्स में पूरी कॉम्पोजिशन के साथ लिखा हुआ है कि किस तरीके से मैंने कॉम्पोजिशन कैलकुलेट की है, तो डू मस्ट रीड द इंफॉर्मेशन रिटन इन द एड नोट्स सेक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर ये डायग्राम में हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूटेक्टिक एलॉय है हमारा। अच्छा, एलॉय इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन यानी इनवेरिएंट पॉइंट पे नहीं है, इन बिटवीन द रेंज आपकी जो है बिटवीन द रेंज है कि यानी 20 वेट% से ज़्यादा और 60 वेट% से कम जो है वो आपकी कॉम्पोजिशन है एलॉय की। तो अगर लेट्स सपोज हम कर लें कि इसके आपका पॉइंट है 40 वेट% जो है एलॉय है, 40 वेट% 10 एलॉय है आपका, जिसमें ऑलमोस्ट 60 वेट% आपका जो है वो लेड हो जाएगा। तो जैसे जैसे इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो कंप्लीट लिक्विड है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर हम लो कर रहे हैं हम इस पॉइंट पे है तो लिक्विड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स हुए, डिफ्यूजन हुई, आपका न्यूक्लिएशन साइट्स बिगिन हुई, तो लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू द अल्फा फेज। अल्फा फेज में अब आप अगर आप आइसोथर्म लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से आपने एक आइसोथर्मल लाइन ड्रॉ की तो आपका यहाँ से लिक्विड और अल्फा लिक्विड की परसेंटेज आपका आपकी यहाँ पे और जो अल्फा फेज इन्वॉल्व है उसकी परसेंटेज आ गई। तो यहाँ से यही हमने वही आइसोथर्मल लाइन ड्रॉ करके जो कॉम्पोजिशन फाइंड आउट की है जस्ट अबव द टेम्परेचर TE, जो मेल्टिंग टेम्परेचर आपका यहाँ था, तो इससे हमने अबव जो है वो कॉम्पोजिशन फाइंड आउट की है। तो आपकी डायरेक्ट ये आ गई ये वाली इस पर। अगर आप उसका वेट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे तो वेट फ्रैक्शन भी उसी तरीके से था कि आप एक आइसोथर्म लाइन ड्रॉ करेंगे, आइसोथर्म लाइन ड्रॉ करने के बाद आप उसकी जो है वो वैल्यूज़ निकालना है, ठीक है। लेकिन अब इस पॉइंट पे है, जैसे ही हम टेम्परेचर अबव TE पे आए तो अब हमने यहाँ पे एक आइसोथर्मल, अभी तो हमने यहाँ की कॉम्पोजिशन निकाली इस पॉइंट की, ठीक है, जिसमें आपके ये माइक्रोस्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि लिक्विड जो है पार्टिकल्स जो है ट्रांसफॉर्म इनटू अल्फा फेज। जैसे ही हम इस पॉइंट से डायरेक्ट इस पॉइंट पे आए तो अब जस्ट अबव द TE पॉइंट, तो अब हमारे जो लिक्विड और अल्फा फेज की जो भी पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं वो हमने मैक्सिमम जो आप कहेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी अल्फा की है वो आपकी मैक्सिमम होगी 18.3 वेट%। तो हमने यहाँ से पॉइंट गिराया और आपका 18.3 वेट% 10 आ गया। इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक पॉइंट गिराया तो आपका 61.9 वेट% जो है आपका जो है लिक्विड फेस इसके अंदर मैक्सिमम प्रेजेंट है, ठीक है। इन बिटवीन आपका जो वेट फ्रैक्शन जिससे रिलेटिव प्रोपोर्शन है वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमें लिक्विड फेस फाइंड आउट करना है तो हम उसका इन्वर्स या अपोजिट लेते हैं जो कि सॉलिड फेज वाली वैल्यूज़ लेते हैं, और जब इन्वर्स वैल्यूज़ लेते हैं वो आप W अल्फा एंड WL तो आपको निकालना आता ही है, तो वो आप करके देख लीजिएगा। अच्छा, अब TE पॉइंट अबव हमने ले लिया और TE पॉइंट बिलो यानी टेम्परेचर एट यूटेक्टिक पॉइंट, यानी ये वाला हमारा यूटेक्टिक पॉइंट है, इसके नीचे वाली लाइन अगर हम ले लें कोई भी एक पॉइंट ले लें तो अब हम यहाँ पर इसकी जो है वो कॉम्पोजिशन निकाल के देख रहे हैं जिसमें स्लाइट वेरिएशन आपकी जो है वो वेरिएशन आएगी, क्योंकि उसमें आपके अगर हम पॉइंट इस पे देखें तो आपका लिक्विड कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू द अल्फा एंड द बीटा फेजेस। अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे अल्फा फेज की कॉम्पोजिशन एंड द बीटा फेज की कॉम्पोजिशन। तो हमने यहाँ पे ये हमारा पॉइंट था, यहाँ से हमने एक जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करवा दी और यहाँ पे इस पॉइंट पे गए तो हमने अल्फा फेज के कॉम्पोजिशन फाइंड आउट कर दी जो कि 18.3 है। इसी तरीके से हम यहाँ इस पॉइंट से आगे एक्सीड करके गए तो बीटा फेज की कॉम्पोजिशन हमारे पता चल गई 97.8 वेट% ये आपका आ गई, और इसी तरीके से वेट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर दिया। लेकिन इसमें
थोड़ा सा डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। अच्छा, अब वो डिफरेंस क्या है कि इसमें जो आपका यहाँ इस फेज़ में जब हम इस पॉइंट पे बात करते हैं लिक्विड फेज़ ट्रांसफॉर्म हो रहा था इनटू द अल्फा फेज़, तो अब जब ये हम पॉइंट जैसे जैसे टेम्परेचर हमने लो किया तो इसका जो अल्फा फेज़ जो आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई थी या डिफ्यूजन की वजह से सॉलिडिफाई हो गया था, अब वो आपका जो अल्फ़ा है वो आपका प्राइमरी अल्फ़ा कहलाता है, जिसे हम जो है ये या आप प्राइमरी अल्फ़ा कहलाता है, जैसे आप ये देखें अल्फ़ा के पार्टिकल्स आपको क्लियरली विजिबल है जो हमारे इस फेज़ में इन्वॉल्व पहले ही हो गए थे। ठीक है, अब जो रिमेनिंग आपका यहाँ पर जो लिक्विड था, अब उस लिक्विड की डिफ्यूजन हुई थी या रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है आपकी डिफ्यूजन की वजह से, न्यूक्लिएशन साइट्स की वजह से, बिगन होने की वजह से जो आपकी माइक्रोस्ट्रक्चर आएगा तो वो लिक्विड ट्रांसफॉर्म होगा इनटू द टू फेज रीजन दैट इज़ अल्फा एंड द बीटा फेज़। तो वो आपका जो है ब्लू एरियाज़ और रेड एरियाज़ रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा और बीटा फेज़ को भी। यूटेक्टिक अल्फा जो ब्लू एरिया है, यूटेक्टिक बीटा जो है वो आपका रेड एरिया है। लेकिन आपका जो प्राइमरी अल्फ़ा है वो आपका जो ग्रैन्यूल्स आपके क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहे हैं दैट इज़ आपका प्राइमरी अल्फ़ा कहलाता है, जो कि आपका पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी लिक्विड से जब हम टू फेज़ में आए थे लिक्विड प्लस अल्फ़ा फेज़ में। तो उसका अल्फ़ा फेज़ आपका एज इट इज़ रहेगा जब आप इस पॉइंट से आप डायरेक्ट जो है टेम्परेचर बिलो द यूटेक्टिक टेम्परेचर जाएंगे, जो कि आपका यहाँ पे 188 है, 188 से नीचे जाएंगे तो आपका जो है प्राइमरी अल्फ़ा एंड द अल्फ़ा प्लस बीटा फेज़ दोनों आपके प्रेजेंट होंगे। अच्छा, यहाँ पर ये वही माइक्रोस्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये याद रखिएगा कि आपके यहाँ पे अच्छा माइक्रोस्ट्रक्चर में पहले तो आप ये देख लें कि जो आपके जो डार्क एरियाज़ हैं वो लेड रिच हैं, जिसमें कि अल्फ़ा लेड रिच मीन्स के आपका जो SN है वो पीबी है, वो लेड रिच एरिया है जिसमें आपका टिन भी प्रेजेंट है, और जो लाइट एरियाज़ हैं, वाइट एरियाज़ जिसे आप कहेंगे, तो वो आपका बीटा फेज़ रीजन है, यानी कि जिसमें टिन ज़्यादा है और लेड इसकी परसेंटेज कम है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर ऐसा कहलाता है लाइट एरियाज़ एंड डार्क एरियाज़। तो इनकी जो है वो लैमिलर स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। अच्छा, लैमिलर स्ट्रक्चर जैसे आप परलाइट भी जो है वो कह सकते हैं ये। अच्छा, लैमिलर स्ट्रक्चर ये होता है कि जब आपकी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है तो आपके जिस डायरेक्शन में आपके ये ग्रो कर रहा है ना बीटा फेज़ या अल्फ़ा फेज़, ये इसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा और रीडिस्ट्रीब्यूशन इसी डायरेक्शन में होगी। नीदर आपका अल्फ़ा नॉर आपका बीटा फेज़ जो है वो पाथ को जो है वो क्रॉस करके जो है वो चेंज करेंगे, यानी कि ये अगर लिक्विड जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी सॉलिड फेज़ में दैट इज़ अल्फ़ा एंड द बीटा फेज़, लेकिन बीटा फेज़ कभी भी इधर पे आपका अल्फ़ा फेज़ में आके जो है वो सॉलिडिफाई नहीं होगा या अल्फ़ा फेज़ बीटा फेज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा। जिस डायरेक्शन में न्यूक्लिएशन बिगिंस हुई है वही आपकी कंटिन्यू करेगी और आपकी इस तरीके से जो है माइक्रोस्ट्रक्चर अवेलेबल होगा कि आपका क्लियरली देखेंगे एक पर आपकी जहाँ से जिधर जो ओरिएंटेशन आपकी स्टार्ट हुई है वो वहाँ से, जैसे कि यहाँ पे इस ग्रेन की ओरिएंटेशन इधर थी तो आपकी कंटिन्यूसली लैमिलर स्ट्रक्चर आपका मिल रहा है। ठीक है, अब आपका लाइट एरियाज़ और ब्लैक एरियाज़ क्लियरली विजिबल है। अब इस आपके यहाँ पर जो न्यूक्लिएशन साइट्स बिगिन हुई थी यहाँ के अलग जो है वो लाइट एरियाज़ एंड डार्क एरियाज़ हैं, तो इनकी जो ग्रेन जो फेज़ रीजन्स हैं या आप जिसे कहेंगे कि ग्रेन जो आपकी ग्रेन बाउंड्रीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, लेकिन इनकी जो बिटवीन द ग्रेन्स है वो आपकी जो है लैमिलर स्ट्रक्चर है जो कि अल्फ़ा और बीटा फेज़ है। अच्छा, फिर हम वही बात कर लें कि हम जैसे ही नीचे फेज़ में आए, जैसे कि अगर हम इस पॉइंट पे थे और हम यहाँ से लिक्विड प्लस अल्फ़ा से हम ट्रांसफॉर्म होंगे अल्फ़ा इनटू बीटा फेज़, तो उसमें आपका प्राइमरी अल्फ़ा जो है वो क्लियरली एक माइक्रोस्ट्रक्चर में आपका नज़र आ रहा है और द रेस्ट इज़ द अल्फ़ा एंड द बीटा फेज़, इसमें डार्क एरियाज़ और लाइट एरियाज़ हैं। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पॉइंट पे थे और हमने ब्लो आपका टेम्परेचर से नीचे आ गए तो इसमें आपका जो यहाँ पर लिक्विड प्लस बीटा था तो बीटा ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुका था लिक्विड से बीटा फेज़ में, तो ये बीटा आपका जो है वो प्राइमरी बीटा कहलाएगा या आपका इसको आप दूसरा भी नाम दे सकते हैं जो है। अच्छा, यूटेक्टिक पॉइंट, एक चीज़ याद रखिएगा, यूटेक्टिक पॉइंट से पहले वाली की जितनी कॉम्पोजिशन होती है वो आपकी हाइपो यूटेक्टिक कहलाती है रिएक्शन, सही है। और यूटेक्टिक पॉइंट के बाद वाली जो आपकी कॉम्पोजिशन कहलाती है वो आपकी हाइपर यूटेक्टॉइड कहलाती है, यानी हाइपो मीन्स के पहले, यूटेक्टिक से पहले वाला, और हाइपर मीन्स आपके यूटेक्टिक के बाद वाला, जिसमें आपका ये हाइपर यूटेक्टिक स्टील यूटेक्टिक जो लेड टिन का जो सिस्टम है उसमें आपके जो बीटा फेज़ है वो आपके यहाँ पे प्राइमरी बीटा कहलाएगा जो कि पहले ही ट्रांसफॉर्म हो गया था लिक्विड प्लस बीटा फेज़ में। अब नेक्स्ट जब वो गया तो आपके यहाँ पे जो लिक्विड है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ इनटू द लिक्विड इनटू द टू फेज़ रीजन दैट इज़ अल्फा एंड द बीटा फेजेस, लेकिन द रेस्ट इज़ अ बीटा, प्राइमरी बीटा पहले ही आपका इन्वॉल्व है। तो हम इसको जो है वो आपका अब ये आपका जो यहाँ पे जो रेस्ट है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा फेज़ है वो आपका एज इट इज़ रहेगा जो आपके यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन पे जो आपका लैमिलर स्ट्रक्चर मिलता है।
ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा मैग्नीफाइड वर्जन है जिसमें आपका प्राइमरी अल्फ़ा, ये ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है, ये आपका प्राइमरी अल्फ़ा फेज़ है। और बाकी आपका यूटेक्टिक स्ट्रक्चर है जो कि लैमेलर स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे, यानी इनका जो है अल्फ़ा और बीटा फेजेस दोनों आपके नज़र आएंगे। तो ये आपके डार्क एरियाज़ और लाइट एरियाज़ आपके रिप्रेजेंट करें। अच्छा, ये वही रिपीटिशन के टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये अभी जो हमने स्टडी किया था वो आपका यूटेक्टिक रिएक्शन, इसमें अल्फा ट्रांसफॉर्म हुआ इनटू द टू फेजेस, दैट इज अल्फा, लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू द टू फेजेस, दैट इज अल्फा एंड द बीटा फेजेस। अच्छा, इसी तरीके से आपकी पेरिटैक्टिक रिएक्शंस भी होते हैं जिसमें एक सॉलिड और एक लिक्विड ट्रांसफॉर्म होता है इनटू द बीटा फेजेस। जैसे कि आपकी एग्जांपल, अगर हम इसको हम इतना डीपली नहीं स्टडी करते, बट यू शुड नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फेज डायग्राम्स। इसमें आपका यूटेक्टिक हो गया, पेरिटैक्टिक है, मोनोटैक्टिक है, इसमें आपका यूटेक्टॉइड आ गया, जो कि यूटेक्टॉइड आप लोग स्टडी करेंगे जो कि आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम है। इसी तरीके से पेरिटैक्टॉइड रिएक्शन है जिसमें आपका अल्फा और बीटा फेज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है या इनटू दिस ऑस्टेनाइडिक फेज। तो ये आपका ये वाली सारी रिएक्शंस आपके पेरिटैक्टॉइड रिएक्शन या पेरिटैक्टिक रिएक्शन आपको जो है वहाँ पे आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम में भी आपको जो है उनके पॉइंट्स में जो है वो दिखा दूँगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है जो है सिंगल फेज से मल्टीपल फेजेस में, या जो मल्टीपल फेजेस हैं आपके उनटू द सिंगल फेजेस डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर वेरिएशन।